नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि साइंस का टेस्ट हुआ था आप लोगों का 150 क्वेश्चन का, तो 150 क्वेश्चन में मैंने 1 से लेकर 50 तक फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन था वो मैंने एनालिसिस करा दिया था। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे, यानी 50 से लेकर 90 तक क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो केमिस्ट्री के पूछे गए थे। तो उन 40 क्वेश्चनों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपको अमूमन बीआरपीसीएस की परीक्षा में 4 या 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज केमिस्ट्री के एनालिसिस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। आगे बढ़ने से पहले कुछ युक्ति आईएएस के बारे में बता देता हूं कि एक युक्ति आईएएस एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है। युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म ए वे टू सक्सेस, दोनों माध्यम में टेस्ट सीरीज होगा, आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, इसलिए माध्यम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी टेस्ट देंगे ऑनलाइन देंगे। रिपीट कर देना अपने शब्दों को कि जो भी टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, दोनों माध्यमों में होगा, हिंदी में और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा। और भारत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, आईएएस का हो, पीसीएस का हो, स्टेट पीसीएस का भी, जैसे कि इतने स्टेट पीसीएस के पेपर हैं, पीटी और मेंस दोनों का भी टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। ये जितने भी वनडे एग्जाम के कोर्सेज होते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार, पुलिस, दरोगा, जो भी एफसीआई का है, डीआरडीओ का है, आईबी, एयरफोर्स, सभी का आप लोग यहाँ पर आके टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि कितनी आपकी तैयारी हुआ है। ये देखिए बिहार पीसीएस का जो टेस्ट का मैं एनालिसिस अभी करने वाला उसी का दिया हुआ है। टोटल देखिए 21 टेस्ट होगा, 21 टेस्ट होगा। जब बिहार पीसीएस का पेपर भी है, आप लोग का अप्रैल मई में पेपर हो जाएगा और सीडीपी और बिहार पीसीएस दोनों का पेपर है। टोटल 21 टेस्ट आपसे लिया जाएगा। एक टेस्ट जो है फ्री है, 7 टेस्ट है सब्जेक्टिव टेस्ट है और 13 टेस्ट जो है फुल टेस्ट है, यानी कि फुल टेस्ट का मतलब 150 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट होगा। ठीक है, 14 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जो लोग अभी रह गए हैं वो लोग भी अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ देखिए मेंस का भी चल रहा है, क्योंकि प्री जैसे ही खत्म होगा मेंस स्टार्ट हो जाएगा। समय कम बचेगा, 2 से ढाई महीना 3 महीना मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर आपका जीएस का मेंस ही नहीं तैयार है तो फिर प्रीलिम्स दे के कोई इंटरव्यू और आईएएस एसडीएम तो बन नहीं जाएंगे आप लोग, क्योंकि प्रीलिम्स तो कोई भी दे सकता है। असली लड़ाई तो मेंस की होती है। तो यहाँ पे देखिए जीएस मेंस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। जीएस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस पूछे जाएंगे और देखिए ऑप्शनल पेपर के भी प्रोग्राम है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एलएसडब्ल्यू है, हिंदी लिटरेचर है, उससे भी आपसे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस पूछे जाएंगे। इनका देखिए चार्ज किया गया है 1500 रुपये आपके जीएस के पेपर का है। इसमें 100 क्वेश्चन के सेट होंगे आपके और प्रति स्टूडेंट जो है आपसे पूरा डिटेल जो भी आप सोल्यूशंस लिख के देंगे उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया जाएगा, चेक किया जाएगा और एक एक बच्चे से इंडिविजुअली तरीके से उनसे बात किया जाएगा। जो भी सीनियर्स होंगे उनकी पूरी मदद करेंगे। वैसे एलएसडब्ल्यू वाले इसमें भी देख सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में वैकल्पिक विषय में भी यही काम किया जाएगा। इसका फीस 1000 रखा गया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे यूपीएससी का प्रीलिम्स का भी टेस्ट है, टोटल 51 टेस्ट है, देख सकते हैं। एक फ्री टेस्ट है, 7 पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब टेस्ट होंगे, टोटल टेस्ट होंगे, इसको भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, भौतिक विज्ञान ऑलरेडी हो चुका है, 50 क्वेश्चन है, इससे 50 तक का ये हो चुका है। हम आज बात करेंगे रसायन विज्ञान पे, केमिस्ट्री पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ और चलते हैं 51 क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन में एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। लगातार जैसे मैंने कहा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल परीक्षाओं में। तो सबसे पहले बात करते हैं 51 क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 51 में कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किए जाते हैं। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन दिया है पेनिसिलियम एक्सपेंजम, अगला है पेनिसिलियम काइसोजनम, अगला है पेनिसिलियम टोटेटम और अगला है, चलिए 70 तक हो चुका था, 71 से हम लोगों को करना था। 71 में क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लोसिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव? ग्लिसरॉल, मेथेन, सिल्वर, ब्रोमीन और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, ग्लिसरॉल का उपयोग जो होता है। ग्लिसरॉल बेसिकली क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है? एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसी का प्रयोग जो है किया जाता है।
ठीक है, तो जिन लोगों ने अगर ऑप्शन ए दिया होगा उनका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लिसरॉल क्या है, तो ये कार्बनिक यौगिक है, और ऐसा नहीं है, ये बिहार पीसीएस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली क्या होते हैं? रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे नोबल तेल भी कहा जाता है। किसे नोबल तेल कहा जाता है भैया? इसे ही ग्लिसरॉल को नोबल तेल कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट आप लोग को मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल कौन छोड़ता है? हाइड्रोजन, फास्फोरस, अमोनियम सल्फेट, क्लोरीन, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जो जवाब है, सबसे ज्यादा छोड़ता है वो है अमोनियम सल्फेट, क्योंकि मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच वैल्यू पर डिपेंड करती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही क्या होगी? अम्लीय होगी। यानी कि जिसका पीएच मान कम, उसकी मृदा जो है अम्लीय होगी। और उर्वरक में अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भोपाल गैस त्रासदी। इस पे तो मूवी भी आई है और लगातार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी वाला। तो भोपाल गैस त्रासदी का समय पूछता है कब किया गया था। तो भोपाल गैस त्रासदी देखिए यहां पर दिया तो नहीं है, क्योंकि 2-3 दिसंबर की रात की ये बात थी, 1984 में हुआ था। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसमें कोई आंसर सही नहीं है। आंसर इसका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, क्योंकि यहां से 2 से 3 दिसंबर की रात की घटना थी 1984 में, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रात को हुई थी, जो कि भोपाल स्थित यूनियम कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। चलिए 74 पे चलते हैं। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, क्वेश्चन पूछा है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? कौन सी ऐसी शाखा है भैया जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो उसका इथोलॉजी है, बायोमिक्स है, पैडोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, क्या है? आप लोग अमूमन भाषा में पढ़ते भी होंगे। तो इसका सही आंसर है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो इथोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जबकि जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोगों द्वारा आधुनिक उपकरणों का निर्माण करना बायोमिक्स के अंतर्गत आता है। मृदा निर्माण, मृदा के कारण इत्यादि का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 74 पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 75 बट नॉट लिस्ट, क्योंकि 90 तक पूरा कराऊंगा अभी आप लोग को। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आप बताइए, प्रोटीन में है, कार्बोहाइड्रेट में है, खनिज में है या फल में है? अब बताइए, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, खनिज भी है, फल भी है, और पूछ रहा है कैलोरी किस में मिलता है सबसे अधिक। तो इसका जो सही आंसर है, पहले व्याख्या देखिए फिर आंसर देखिए, क्योंकि भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्योंकि वसा तो है ही नहीं है यहाँ पर, जब है ही नहीं कैलोरी तो क्या करेंगे भैया? आंसर हमारा हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने का इनका ऑक्सीकरण अधिक क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन फॉल्स है? मनुष्य के शरीर में रक्त की ये किस नहीं है, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डायलिसिस। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बी क्या दिया है? असत्य पूछा है। त्वचा से आवश्यक खनिज, लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं, ये भी सही है। अब तीसरा पूछा है कि सामान्य मनुष्य दिन भर में लगभग 1.01 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 1.01 नहीं है, 1.45 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य पूछा है, कौन सा फॉल्स है। इसलिए ध्यान दीजिए कि जब भी फॉल्स जैसे क्वेश्चन पूछे तो पहले देख लीजिए असत्य पूछ रहा है कि सत्य पूछ रहा है, क्योंकि लोग कंफ्यूजन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाता है? बताओ, ये नहीं मालूम है तो क्या मालूम है आप लोग को?
ये कई बार क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो जिन लोगों ने अगर 1 दिसंबर मारा होगा उनका बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि 1 दिसंबर को मानता है एड्स रोग की पहचान के लिए वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिसा परीक्षण किया जाता है। इलिसा, ELISA। कमेंट करके इसका फुल फॉर्म अगर किसी को पता हो तो इसका कमेंट करके फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि पेपर में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हॉट रोग किसकी कमी के कारण होता है? आलू में जो ब्लैक हॉट रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? कमेंट करिएगा और आप लोग बताइए कि आलू में ब्लैक हॉट रोग जो होता है, क्या पोटेशियम की कमी, सोडियम की कमी, बोरान की कमी, ऑक्सीजन की कमी, किसकी कमी के कारण होता है? तो आलू में जो होता है ब्लैक हार्ट रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है और यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। बिल्कुल सही जवाब है। 79 पे चलते हैं। 79 देखिए क्या है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्न में से किसके अधीनस्थ कार्य करता है? अब बताओ। द सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके अंतर्गत काम करता है? भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया जो है किसके अंतर्गत काम करता है? व्हिच डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। लोग कंफ्यूज जाते हैं कि डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखो डिपार्टमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और कमेंट करके बताइए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखिए, भारत का सर्वेक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण मानचित्र संगठन सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। यह 1767 में स्थापित किया गया था। हमारे देश की प्रगति, समृद्धि और सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सभी को संसाधन अपने पूर्ण माप के साथ योगदान करते हैं। कमेंट करके मंत्री जी का नाम जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि व सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सुरभि संस्थान पूछ दिया गया है, तो औषधि व सुरभि संस्थान जो है वो नवाबों का शहर जो है लखनऊ जो है नवाबों का शहर जो है लखनऊ में ये स्थित है। केंद्रीय औषधि व सुरभि पादप संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 81 का क्वेश्चन पूछा है, काली क्रांति का संबंध किससे? बताओ, काली क्रांति पूछ दिया भैया, ये कौन सी क्रांति होती है? ब्लैक रिवोल्यूशन रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लैक रिवोल्यूशन रिलेटेड? बताओ, काली क्रांति पूछ रहा है, किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है? क्या मांस व टमाटर उत्पादन संबंधित है? पेट्रोलियम है, झींगा है, किससे है? तो काली क्रांति जो होता है वो पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। तो जिन लोगों ने सी मारा होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन से होता है। लाल क्रांति का संबंध मांस व टमाटर के उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा के उत्पादन से होता है। तो याद रखना, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, लाल क्रांति मांस व टमाटर, लाल वाली क्रांति होती है क्योंकि टमाटर लाल होता है। पेट्रोलियम जो होता है वो किससे होता है? पेट्रोलियम जो है काली क्रांति से होता है। झींगा उत्पादन जो होता है गुलाबी क्रांति से होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार कहूं इंपॉर्टेंट उतना ही कम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82, मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं? क्या तिल्ली में, लिपिड में, यकृत में, राइबोसोम में, किस में? तो तिल्ली में पाई जाती हैं। ये बिल्कुल ही सही है कि लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियां, तितली थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार होते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो 83 वाला, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? 83 बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब बताओ कौन सा करता है? क्या इसका नाम जाइमेज है? क्या इसका नाम ग्लूकोज है, माल्टोज है, पेप्सिन है? इसका सही आंसर है पेप्सिन। पेप्सिन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो यही करता है, अम्लों में विघटित करता है। प्रोटीनों का पाचन जो है अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों के छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्लों में विघटित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क वर्ग कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार मेंस में, पीटी में, मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क वर्ग किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? ठोस
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को ही हम इसको कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो मैं कहा वही सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए क्या पूछा है क्वेश्चन, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। तो फोटोग्राफी में अस्थायी रूप से प्रयुक्त होने वाला रसायन का नाम है, उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव व पॉजिटिव के अस्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें फार्मिक अम्ल उपस्थित रहता है। और बताओ, फार्मिक अम्ल के बारे में तो सुना होगा, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कौन सबसे टॉप पे आता है। तो फार्मिक अम्ल का संबंध होता है चींटी के उत्पादन से। लाल चींटी के उत्पादन से होता है फार्मिक अम्ल का संबंध। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाल चींटी। तो लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल उपस्थित रहता है, जबकि एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दूध में और अम्ल में नींबू साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 में क्या है भैया, 87 जो है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, बताओ ये सही है गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा होता है, पता नहीं, सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या बेकरी के लिए होता है, आई डोंट नो। मिथाइल आइसोसिएनेट का भोपाल गैस त्रासदी, पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम जो है सल्फेट उर्वरक के लिए होता है कि नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। पहली बात कि मैं क्वेश्चन में हमेशा कहता हूं कि जब भी नहीं और गलत सही पूछे, पहले देखो क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो भैया, मिथाइल जो आइसोसाइनेट जो होता है वो जो है भोपाल गैस त्रासदी में यूज नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये जो देखिए यहाँ पे सही नहीं है, पूछा गया है। मिथाइल आइसोसिएनेट भोपाल गैस त्रासदी ये बिल्कुल सही है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बेकरी के लिए प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि वो फोटोग्राफी के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये गलत है। यहां पर मैं देखिए सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अभी मिथाइल आइसोसाइनेट बताया था, भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात को बताया था 1984 वाला, इसलिए देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल सही है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग जो होता है फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, बेकरी के लिए नहीं किया जाता, इसलिए काटो इसको, बी गलत है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड सभी जानते हैं, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के लिए किया जाता है, इसलिए बिल्कुल ही सही है। आंसर इसका हो जाएगा बी फॉर बॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। 88 क्वेश्चन में पूछा है, देखो इसका कंफ्यूजन मत होना, मैंने कहा कि नहीं है पूछा है, तो इसमें कौन सा पोटेशियम ब्रोमाइड नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर, मिथाइल आइसोसिएनेट भोपाल गैस त्रासदी, पोटेशियम सल्फेट जो है उर्वरक में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला जो मैं पूछा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। मानव ऊतकों के लिए पोषक तत्व कौन सा प्रदान करता है, आंसर क्या है, आंसर है पनीर। शादी बारात में जाते होंगे, पनीर मिलता होगा, तो वही जो होता है आहार जो होता है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, उसका नाम क्या है, पनीर। ठीक है, तो पनीर क्या करता है, मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह एक झागदार, मुलायम एवं भिन्न स्वाद वाला पदार्थ होता है, जिसे दूध से विरोध जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस ल्यूकोसिस सिट्रोवरम द्वारा किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है। 89 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। देखो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस कर लो। इस बार पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा, बिहार पीसीएस के 67 बीपीएससी में। और जैसे टारगेट कहा गया है अब की बार 110 के पार, तो अब की बार 110 के पार का मतलब यही होगा कि 110 पार तभी होगा जब आप हमारे साथ बने रहेंगे। चाहे मैं YouTube क्लास ले रहा हूं, बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लूंगा, एनालिसिस दे रहा हूं, पीडीएफ दे रहा हूं, सब कुछ मिल रहा है, व्याख्या ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हीमोग्लोबिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। क्या करता है भैया, करता है क्या, आगे बढ़ते हैं। यह लौ युक्त यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही नहीं है, पहले तो ये पूछा है, कौन ट्रू नहीं है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। क्या वाहक होता है, आगे बढ़ते हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अब बताओ क्या इसका सही है, हीमोग्लोबिन के बारे में क्या कहा जाए।
तो पहले व्याख्या देखो, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो भैया ऑक्सीजन का संचार तो कर दिया, ये तो सही हो गया। यह लौह युक्त यौगिक नहीं है, अब यहां लिख रहे हो लौह युक्त यौगिक है, इसलिए बी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, भैया खून का रंग लाल ही तो होता है, तो लाल तो प्रदान कर देगा, इसी तो सही हो गया। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल सही बात है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, इसलिए नहीं पूछा है। 89 का हो जाएगा बी। और 90 देखते हैं, बताओ पूरी दुनिया डायबिटीज से परेशान है, तो डायबिटीज दिवस अगर पूछ दे तो बताओ, अपने घर पे पूछना किसी को डायबिटीज होगा, बताओ डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है। तो डायबिटीज दिवस जो मनाया जाता है इत्तेफाक देखिए डायबिटीज दिवस के बारे में कि डायबिटीज दिवस जब मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऐसे समय, कब मनाया जाता है डायबिटीज दिवस, 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो जिस दिन बाल दिवस होता है उसी दिन डायबिटीज दिवस भी होता है। देखो इत्तेफाक, बाल दिवस सभी लोग जानते होंगे, तो बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन डायबिटीज दिवस होता है, ऐसे याद रख लेना। बाल दिवस सभी जानते हैं, तो डायबिटीज दिवस भी वही हो गया। देखो तो अब देखो 23 मार्च सब जानते हैं शहीद दिवस, 24 मार्च जो है विश्व तपेदिक दिवस होता है। खाद्य दिवस जो होता है, खाद्य सुरक्षा बिल हमेशा आता रहता है, पढ़ते होंगे आप लोग, 16 अक्टूबर को होता है। डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को होता है। एंड 4 दिन बाद 18 नवंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो डायबिटीज दिवस कब मनाया गया, 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये रहे पूरे आपके 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन वो जो ईमानदारी से बच्चे जिस तरीके से बताया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है, क्वेश्चन जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, जो करंट जो पीडीएफ जो आपको मिल रहा है मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। भरोसा रखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अनुभवी हैं, सब इंटरव्यू फेस करके आए हैं, पूरी टीम हमारी। तो जो भी चीजें दी जा रही है ऑथेंटिक दी जा रही है, सोर्स पता कर सकते हैं आप लोग, हर सोर्स यूज किया जाता है इस पे। और जो भी करंट अफेयर दिया जा रहा है 20 के बाद आपको जो भी बचा है ये पूरा करा दिया जाएगा। फिर करंट का जो क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस करा दिया जाएगा, और धीरे धीरे चीजें करते करते आप लोग का साथ मिलेगा। तो बहुत ही जल्दी हम लोग स्मार्ट क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और जिनको भी अभी रोल होना है, अभी जो लोग बचे हो, ये आजकल के भरोसे बैठे हो कि हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं टेस्ट दूंगा, तो मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि पूरी तैयारी करने के बाद मैं टेस्ट दूंगा, वो कभी उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर आप, मेरा मानना है कि 50 नंबर अगर पाते हो इस समय 150 नंबर में, सपोज करो आज है, डेट क्या है आज, वैसे भी फरवरी का सीजन चल रहा है, आज 10 फरवरी है। और 10 फरवरी क्यों मनाया जाता है मैं ये नहीं पूछने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद भी होगा कि 10 फरवरी क्यों मनाया जाता है, खैर मुझे नहीं याद है। तो 150 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन ही सही होते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि आज 50 के लायक हूं मैं। हम कह रहे हैं हमारे क्वेश्चन के, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें 50 नंबर लाते हो सकता है बीपीएससी में 60 लाओगे, चलो मानता हूं इस बात को मैं, लेकिन आपको एटलीस्ट आपको आभास तो हो गया ना समय रहते हुए कि हमको 50 नंबर, मेरी इतनी क्षमता है कि हम 50 नंबर से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। लेकिन 3 महीने का जो समय मिला है ये इसीलिए मिला है, अपनी गलती को सुधारने का समय है। क्योंकि पेपर की तैयारी प्रीलिम्स का सभी लोग कर रहे हैं, वही चीजें पढ़ते हैं जो दुनिया पढ़ रही है, वही सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अलग करना पड़ेगा। तो 3 महीने का समय दिया गया है। जो लोगों को बेसिक अभी शुरुआती दौर है, जो पहली बार तैयारी में बैठ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। बाकी जो इंटरव्यू वाले हैं वो तो रहेंगे ही, जो मेंस दिए वो रहेंगे ही, जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो रहेंगे ही। जो नए खिलाड़ी हैं अपने आप को सजग हो जाएं और एटलीस्ट जो कहा जा रहा है पहले उसको फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखा कीजिए, आधा अधूरा मत देखा कीजिए। शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई के ही जितना भी फील्ड है उसी के फील्ड से बोला जा रहा है, और इधर उधर की कोई बातें यहाँ पर नहीं की जाती है। बाकी जिनको टेस्ट देना हो टेस्ट दीजिए, अपनी गलती का एहसास कीजिए, समय रहते उसको सुधारिए, वरना लेट हो जाएगा तो फिर 1-1.5 साल फिर निकल जाता है, फिर जो है 67, 68, 69 खेलते रह जाएंगे आप लोग। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जो चीजें दे रहा हो वीडियो कहीं नहीं समझ में आए तो उसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। पहले एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए, कॉपी पेन पे जरूर लिखिए, पीडीएफ जरूर मिल जाता है आप लोगों को, लेकिन अपना खुद का भी नोट्स बनाए कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।